हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स और उसके इफेक्ट के बारे में बात करेंगे कि एक्सियल लोडिंग जो होता है, एक्सियल लोडिंग में इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या होगा और उसका इफेक्ट क्या होगा। ओके, तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जैसे ही हम नाम सुनते हैं इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स से एक ही चीज़ हमें ध्यान में आता है कि कोई भी अगर बॉडी है, ठीक है, तो इस बॉडी एक क्लियर फिगर बना देता हूँ। तो सपोज ये बॉडी है, तो इस बॉडी पे अगर कुछ फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में सपोज फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स के कारण अगर कुछ इस पे इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, जैसे कोई भी क्रॉस सेक्शन अगर हम कंसीडर करें, सपोज यहाँ पे हमने कोई क्रॉस सेक्शन लिया है, तो इस क्रॉस सेक्शन पे सपोज ये पूरा बॉड का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, तो यहाँ पर अगर हम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ड्रा करें, ठीक है, तो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जो हमने यहाँ लिया है, तो इस क्रॉस सेक्शन पे किस टाइप का रेजिस्टिंग फोर्स आएगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा उसके कारण क्या क्या इफेक्ट होंगे, किस टाइप से इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, नेचर क्या होगा। तो जैसे ही हम लोग इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स टर्म देखते हैं तो हमें सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो होता है उसके कारण क्या होता है कि हमारा स्ट्रेस। ओके, सबसे पहले ये दिमाग में आता है कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स के कारण स्ट्रेस जनरेट होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रेस क्या है। ओके, सो स्ट्रेस जो है, जैसा आप डिफिनीशन में देख सकते हैं, मैं इसे जूम कर देता हूँ, ठीक है, तो द रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज नोन एज स्ट्रेस। ये तो डेफिनेशन आपने बुक में भी पढ़ा होगा, आप ये जानते ही होंगे कि पर यूनिट एरिया जो रेजिस्टिंग फोर्स होगा उसे हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन इसे हम किसी दूसरे तरह से समझते हैं। जैसे ही आपके दिमाग में एक ये जैसे ही वर्ड आया स्ट्रेस, तो इससे आपको चार चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रेस जैसे ही आया, ठीक है, तो स्ट्रेस का नंबर वन, इसका नेचर क्या होगा, नंबर टू इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ठीक है, इसके बाद नंबर थ्री उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओके, और नंबर फोर उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ओके, तो ये चार चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि उसका नेचर कैसा है, ठीक है, तो ये जो स्ट्रेस है हमारा उसका नेचर क्या होगा। तो नेचर के लिए क्या है कि सपोज एक बॉडी हम कंसीडर करते हैं, तो लेट से ये हमारा एक बॉडी है, ठीक है, तो इस बॉडी पे अगर हम कोई क्रॉस सेक्शन कंसीडर करें, एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं, उसे मैं सपोज ग्रीन कलर से दिखाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हमने कोई क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया है। ओके, अब इस क्रॉस सेक्शन पे क्या है कि हम एक पॉइंट लेते हैं, इसे थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ, इक्वल क्रॉस सेक्शन। ओके, ये हो गया। तो इस क्रॉस सेक्शन पे अब एक पॉइंट, यहाँ पे सपोज एक पॉइंट है अल्फा, ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया अल्फा। ओके, तो अब इसी के जस्ट बगल में एक और पॉइंट यहाँ लेते हैं, सपोज बीटा। तो अभी तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस जो है इसी नेचुरल स्टेट में तो इसी डिस्टेंस यही गैप पे रहना चाहेगा। एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स जो लगेगा उसके कारण ऐसा ही बॉडी रहना चाहिए, उसका कोई भी मॉलिक्यूल है वो जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे रहना चाहेगा, ठीक है। तो जब कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो ये अल्फा और बीटा जो है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है सेम रहना चाहेगा, एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इस पे एक पॉइंट लोड सपोज यहाँ पे लगाएं पी इस डायरेक्शन में, और सिमिलर वे में यहाँ पे भी सिमिलर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन पी फोर्स लगाएं, तो इस केस में क्या होगा कि पी के कारण ये जो अल्फा पार्टिकल है इसका टेंडेंसी होगा इधर जाने का, बीटा पार्टिकल का टेंडेंसी होगा इधर जाने का। लेकिन ये दोनों इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, एडेसिव फोर्सेज और कोहेसिव फोर्सेज के कारण बॉन्डेड हैं, तो ये रेजिस्ट करेगा। अल्फा अगर इधर जाना चाहेगा ये लेफ्ट साइड में, तो उस केस में क्या है कि बीटा उसको रेजिस्ट करेगा, उसको जाने नहीं देगा। तो इसे समझ सकते हैं आप कि सपोज किसी पार्क में आप अपने दोस्त के साथ जा रहे हैं, ठीक है, ये आप हैं और ये आपका दोस्त है, तो आप दोनों एक दूसरा का हाथ पकड़े हुए हैं, ठीक है, टहल रहे हैं।
तो इसी में क्या है कि सपोज कुछ व्यक्ति आ गए, वो आ करके आपसे रॉबरी करना चाह रहे हैं, आपका ये हाथ पकड़ के इधर खींच रहे हैं, ये हाथ पकड़ के इधर खींच रहा है, सपोज आपको किडनैपिंग करना है, ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो क्या है कि ये आपको जब इधर खींचना चाहेगा दोनों का दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों सोचेगा कि नहीं हम इसको रेजिस्ट करेगा, नहीं हम तुमको नहीं जाने देंगे, ये कहेगा हम तुमको नहीं जाने देंगे, और वो दोनों अपने आप में मतलब रेजिस्ट करेगा, जाने नहीं देगा, ठीक है, बॉन्ड बना लेगा। सिमिलर वे में यहाँ पे भी वही हो रहा है कि बीटा नहीं जाने देगा अल्फा को, ठीक है, वो कुछ रेसिस्ट करेगा, कुछ तो फोर्स लगाएगा, भले वो फोर्स अगर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर गया तो ये ब्रेक कर जाए बॉन्ड, लेकिन अगर फोर्स डोमिनेट नहीं मतलब ये रेजिस्ट तो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो अब क्या है कि ये पूरा का पूरा जो हमारा सेक्शन है, ये पूरा सेक्शन हमारा पी फोर्स के कारण आगे जाना चाहेगा, ठीक है। तो ये बॉडी जो मैं बना रहा हूँ, यहाँ से कलर मैं कर दे रहा हूँ, तो ये पूरा सेक्शन पे सपोज पी लग रहा है और इसी के एंड पॉइंट पे हमारा अल्फ़ा प्रेजेंट है, ये अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा इधर जाना चाहेगा, लेकिन बीटा कहेगा नहीं हम तुमको नहीं जाने देंगे, बीटा इस डायरेक्शन में रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा। तो उसे मैं नीचे दिखा देता हूँ एक सेपरेट फिगर में, ओके। तो यहाँ पे अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा पे अगर हम फोर्स दिखाएं कि अल्फ़ा पे जो फोर्स लग रहा है इस पर, ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये अल्फ़ा पे फोर्स लग रहा है, तो बीटा रेजिस्टिंग फोर्स किधर लगाएगा, बीटा का जो टेंडेंसी रहेगा वो पूरे बीटा क्या करेगा, इसको ये अल्फ़ा पे इस डायरेक्शन में रेजिस्टिंग फोर्स लगाएगा, ठीक है, बीटा इसको इधर की तरफ खींचेगा, तो अल्फ़ा पे क्या हुआ, रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट हुआ, किस डायरेक्शन में, बीटा के डायरेक्शन में। तो ये रेड कलर से मैंने रेजिस्टिंग फोर्स दिखाया है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा पूरे बॉडी पे कितने पार्टिकल्स होंगे, ये पूरे बॉडी पे ऐसे ऐसे कितने सारे पार्टिकल्स होंगे, इन्फानाइट नंबर ऑफ पार्टिकल है, पूरे क्रॉस सेक्शन पे प्रेजेंट है। तो उसी तरह से अल्फ़ा जैसे एक है उसके सामने बीटा, उसी तरह से बहुत सारे इन्फानाइट अल्फ़ा हैं उसके सामने इन्फानाइट बीटा होंगे, तो हर एक पार्टिकल क्या करेगा, रेजिस्टिंग फोर्स लगाएगा, ठीक है। इधर ये रेजिस्टिंग फोर्स लगाया, ये यहाँ पे लगाया, ये यहाँ लगाया, यहाँ पे ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो हर एक पार्टिकल क्या करेगा, रेजिस्टिंग फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा अब केस जो है, इसी को अगर हम फिर से यहाँ पे रिपीट करें कि ये यूनिफॉर्मली, जैसे कि ये पूरा हमारा सॉलिड बॉडी हमने कंसीडर किया था, तो इस सॉलिड बॉडी का ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन पे क्या हो रहा है, रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट हो रहा है, और वो किस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में है, तो उसके कारण किसी सेक्शन पे रेजिस्टिंग फोर्स जो आ रहा है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ रेजिस्टिंग फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू अप्लाइड फोर्स, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि ये बात आपको याद रखना है कि रेजिस्टिंग फोर्स जो होगा जनरेट होगा, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, वो हमेशा अप्लाइड लोड के अपोजिट होगा। सिमिलर वे में अगर मैंने तो अभी ये लेफ्ट वाला पोर्शन कंसीडर किया था, सिमिलर वे में अगर आप चाहें तो राइट वाले पोर्शन को जनरेट करेंगे, तो राइट वाले पोर्शन में क्या है कि लोड जो अप्लाई हो रहा है, वो लोड अप्लाई हो रहा है आपका कहाँ पे, ये पी राइट वाले डायरेक्शन में, तो उस कारण से यहाँ अल्फा पोजीशन पर ही अगर आप देखिएगा तो रेजिस्टिंग फोर्स उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। और यहाँ पे क्या है, सिंपल सा आप एक लॉजिक है कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड लोड, यहाँ पर पी जो लग रहा है वो कॉन्सेंट्रेटेड लोड मैंने यहाँ लगाया था, तो कॉन्सेंट्रेटेड लोड तो लग रहा है, लेकिन जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है, रेजिस्टिंग फोर्स जो जनरेट हो रहा है वो फुल्ली यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ का हर एक पार्टिकल जो है वो अपने एडजेसेंट पार्टिकल से बॉन्ड तोड़ना नहीं चाहेगा, ठीक है, उस पर एक रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट होगा। तो ये रेजिस्टिंग फोर्स जो जनरेट हुआ वो क्या हो रहा है, पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन में जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टिंग फोर्स को बेसिकली हमने यहाँ रेड कलर से मैंने मार्क किया है कि रेजिस्टिंग फोर्स रेड कलर से होगा। तो यहाँ पे सपोज फिर से मैं इसे बनाता हूँ क्लियर, ओके। इस तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके कारण जो होगा, ये कॉन्सेंट्रेटेड लोड जो पी लग रहा है उसके कारण यहाँ पर जो भी जनरेट होगा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, जिसे मैं यहाँ रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये क्या होगा,
कि जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा बात यहाँ पे जो निकल के आती है वो ये है कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड होता है, ठीक है। तो ये आपको आप याद रखना है। अब इसके बाद इसका क्या है, इसका इंटेंसिटी क्या होगा, जैसे कि ये हमने यहाँ पर जो ड्रॉ किया, इसका इंटेंसिटी जो होगा, जैसे ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका इंटेंसिटी किसके इक्वल होगा, तो वो इक्वल होगा किसके, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, ओके, पर यूनिट एरिया। जैसे ये तो हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कितने में, पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो एरिया है, इस पूरे एरिया में ये सारा का सारा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका इंटेंसिटी क्या होता है, तो इंटेंसिटी जैसे सपोज अगर हमारा वेट जो होता है, सपोज किसी बीम पर वेट जो है वो लिनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है, तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो सिमिलर वे में इंटेंसिटी अगर फाइंड आउट करना तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी हो जाएगा, जैसे ये हमारा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो है वो पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इंटेंसिटी हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेस, ठीक है। ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो हमारा आया, इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेस, ओके। ये क्लियर होगा आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने पहले बताया था कि अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अगर कोई लोड लग रहा है उसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट होगा, तो वो स्ट्रेस जो जनरेट होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा, ठीक है। और ये होता है क्या, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लग रहा है उसके कारण स्ट्रेस जनरेट होगा वो सिग्मा होगा, और जो हमारा ये इन प्लेन जो होगा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, ठीक है, इन प्लेन, इस प्लेन क्रॉस सेक्शनल प्लेन के अलॉन्ग जो फोर्स लगेगा उसके ये जो स्ट्रेस जनरेट होगा अलॉन्ग द प्लेन, ठीक है, प्लेन के अलॉन्ग जो स्ट्रेस होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये वाला वैल्यू हो जाएगा हमारा टाउ, ओके, शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस के बारे में पूरे डिटेल से हम लोग एक अलग चैप्टर में ही पढ़ने वाले हैं कि शियर स्ट्रेस होता क्या है, कैसे ये जनरेट होता है, ठीक है। तो ये पूरे डिटेल में हम आपको आगे बताएंगे। अभी नॉर्मल स्ट्रेस, तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो गया कि ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो क्या, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट होता है वो नॉर्मल स्ट्रेस होता है। तो अभी जो हम लोग एक्सियल लोडिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक्सियल लोडिंग। तो एक्सियल लोडिंग का जो केस है, इस केस में जैसे अभी हमने कंसंट्रेटेड लोड का दिखाया, फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का दिखाया, तो उसी तरह सिमिलर वे में आप समझ सकते हैं कि ये जो हम कंसंट्रेटेड लोड सपोज ले रहे हैं, एक्सियल लोडिंग जो हो रहा है उसमें कंसंट्रेटेड लोड है, उसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट हुआ, ठीक है, स्ट्रेस जनरेट हुआ वो तो यूनिफॉर्म था। अब वो स्ट्रेस जो जनरेट हुआ तो किस टाइप का वो स्ट्रेस जनरेट हुआ, तो सिंपल सा बात है कि जैसे हमने बताया क्या, सिग्मा, सिग्मा किसके कारण जनरेट हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल जो फोर्स लग रहा था उसके कारण जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स आया उसके कारण जो जनरेट हुआ वो सिग्मा हुआ। तो एक्सियल लोडिंग का यहाँ पे अगर हम मेंशन करें कि एक्सियल लोडिंग का नेचर कैसा होगा, एक्सियल लोडिंग के कारण जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट हुआ उस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स का के कारण जो हमारा जनरेट हो रहा है स्ट्रेस, ठीक है, एक्सियल लोडिंग जैसे हमने देखा तो इसका इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कुछ होगा, उस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स के कारण स्ट्रेस जनरेट होगा, स्ट्रेस का कुछ नेचर होगा, ठीक है। तो वो नेचर क्या आया यहाँ पे, नॉर्मल स्ट्रेस। तो अब से आप याद रखिए कि सपोज कोई अगर बॉडी है, अगर ये बॉडी है, ठीक है, तो इस बॉडी पे अगर कोई फोर्स पी लग रहा है, ध्यान रखिए यहाँ पे मैं फोर्स ले रहा हूँ, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अगर पी हो रहा है तो इस केस में हमारा जो आ रहा है यहाँ पे वैल्यू, वो मतलब जो इसका नेचर आ रहा है, स्ट्रेस का जो नेचर आ रहा है, स्ट्रेस का नेचर कौन सा है, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है।
तो नॉर्मल स्ट्रेस कब जनरेट होगा, सिंपल सा, अगर एक्सियल लोडिंग है, एक्सियल लोडिंग इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अगर एक्सियल लोडिंग हो रहा है तो उस कारण जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा। ठीक है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। इसके बाद हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस जो था, स्ट्रेस का हमने अभी नेचर देख लिया कि एक्सियल लोडिंग के कारण जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसका नेचर कैसा होगा, नॉर्मल स्ट्रेस। ओके, जिसे हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब सेकेंड चीज जो इसमें आता है वो होता है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो ये एक्सियल लोडिंग के कारण जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स आया उसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट हुआ उसके डिस्ट्रीब्यूशन को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि सेंट वेनेंट प्रिंसिपल क्या होता है। सेंट वेनेंट प्रिंसिपल, इसे पहले समझते हैं कि सेंट वेनेंट प्रिंसिपल क्या होता है। तो सेंट वेनेंट प्रिंसिपल जो है इसे समझने के लिए हम दो बॉडी कंसीडर करते हैं। फर्स्ट वन जो है, इस पे अगर हम, जो ये ग्रीन कलर का आपको बॉडी दिख रहा होगा, इस पे हम सपोज कॉन्सेंट्रेटेड एक्सटर्नल लोड इस पे अप्लाई करते हैं। ओके, और सेकेंड जो बॉडी है, सेकेंड बॉडी पे हम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सटर्नल लोड। ओके, यहाँ पे कंसंट्रेटेड एक्सटर्नल लोड जो है इस पे सपोज इस डायरेक्शन में हमारा कोई फोर्स लग रहा है तो इक्वल एंड अपोजिट रहना चाहिए फोर्स। ओके, तो हम लोग पूरे सॉम में जैसे पढ़ते हैं इक्वल एंड अपोजिट रहना चाहिए। तो सपोज कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स लग रहा है इस पूरे बॉडी पे और दोनों साइड जो फोर्स लग रहा है इसे सपोज मैं पी कहता हूँ। तो ये पी कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, इस बॉडी पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है पी। और सेकेंड केस जो हमने लिया है उसमें क्या है कि कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लग करके डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है जो कि पूरे इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरे बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है इसका भी मैग्नीट्यूड सपोज पी है। ओके, फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड जो फोर्स है इसका भी मैग्नीट्यूड हमने पी कंसीडर किया है। ठीक है, तो इन दोनों केस में क्या है कि सपोज ये अगर हम अभी डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सटर्नल लोड वाला जो केस है, ये जो केस हम लोग ले रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सटर्नल लोड का केस, तो इस केस में क्या है कि अगर हम इस पे रेजिस्टिंग फोर्स निकालें कि किसी भी सेक्शन पे, सपोज एक सेक्शन हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे, इस सेक्शन पे अगर हम निकालना चाहें कि इसका इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या होगा, तो इंटरनल जैसे कि बाहर में भी ये डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अंदर भी यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टिंग फोर्स अंदर की तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी इंटरनली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स आ रहा है। सिमिलर वे में अगर कोई और सेक्शन कहीं और कंसीडर करें तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा हो जाएगा कि ये जो सेक्शन है, सेकेंड सेक्शन हमने कंसीडर किया बॉडी पे, इस सेक्शन पे भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही आएगा। किसी भी सेक्शन में ये डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सटर्नल लोड लग रहा है तो इस केस में अगर हम किसी भी पोजीशन पे क्लिक करें, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे अगर हम इसका रेजिस्टिंग फोर्स निकालें तो वो हमारा क्या आ रहा है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही आ रहा है। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये सारा का सारा जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस केस में क्या है कि हमारा जो रेजिस्टिंग फोर्स आ रहा है, ठीक है, वो है यहाँ पे सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, लेट्स से। ठीक है, तो ये हमारा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो है उसके कारण जो हमारा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो सिग्मा है। तो अब क्या है कि सपोज कॉन्सेंट, ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सटर्नल लोड के केस में इंटरनल लोड फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड आ रहा है तो इंटरनल जो हमारा रेजिस्टिंग फोर्स है वो तो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ही, पूरे बॉडी पे होगा। जैसे तो उसके बाद अगर कॉन्सेंट्रेटेड एक्सटर्नल लोड का केस है तो इसमें क्या करते हैं कि हम एक सेक्शन कंसीडर करते हैं। तो सेक्शन लेट से एक ये डिस्टेंस जो है ये 3D डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये 3D डिस्टेंस है। अब इसमें क्या है
कि ये 3D डिस्टेंस पे हमने कंसीडर किया है, तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ डिस्टेंस के बारे में। ये है 3D। तो सेंट वेनेंट प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि अगर ये जो हमारा फोर्स पी लग रहा है, किसी बॉडी पे कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स लग रहा है, ठीक है, पॉइंट ए पे सपोज ये कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स लग रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर 3D के बाद अगर हम रेसिस्टिंग 3D डिस्टेंस, उसका लेंथ अगर सपोज एल है, तो लेंथ अगर एल है और सपोज हम कोई सेक्शन कंसिडर करते हैं, सेक्शन एट डिस्टेंस एक्स, तो ये जो हमारा फिगर था इसमें अगर हम कोई सेक्शन कंसीडर करें एक्स डिस्टेंस पे, तो सेंट वेनेंट प्रिंसिपल के अनुसार अगर एक्स ग्रेटर दैन 3D है, तो इस केस में हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारा लोड का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, यही सेंट वेनेंट प्रिंसिपल कहता है। जैसे कि अगर समझ सकते हैं कि जैसे सेंट वेनेंट जो थे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो उस एक्सपेरिमेंट्स में ये पता चला था कि सपोज अगर कॉन्सेंट्रेटेड लोड पी यहाँ पे लग रहा है, किसी एक सेक्शन पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड पी अगर इक्वल एंड अपोजिट सेक्शन पे लग रहा है, तो इस फोर्स के कारण जो रेजिस्टिंग फोर्स आएगा, तो रेजिस्टेंस फोर्स जो होगा, लेट्स से ये हमने कंसीडर किया है सेक्शन, इस सेक्शन में हम दिखा रहे हैं कि ये हमारा है सेक्शन, ओके। तो ये डिस्टेंस जो है एक्स, ये एक्स इस केस में कितना है आप देख सकते होंगे, एक्स लेस दैन 3D है। तो इस केस में एक्सपेरिमेंटली उन्होंने जब कंडक्ट किया एक्सपेरिमेंट, तो उन्हें पता चला कि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है वो सेंटर पे मैक्सिमम है, और उसके बाद फिर यूनिफॉर्मली ये नहीं है, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से वैरी कर रहा था। तो ये जो केस है अगर 3D से कम हो तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, लेकिन अगर ये 3D से ज़्यादा हो, सपोज अगर हम जो सेक्शन कट कर रहे हैं वो सेक्शन सपोज यहाँ पे है, यहाँ पे भी फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में पी लग रहा था, लेकिन इस बार सेक्शन जो हमने कट किया है वो यहाँ पे है, तो इस सेक्शन पे क्या है कि हमारा रेजिस्टिंग फोर्स जो लगेगा, रेजिस्टिंग फोर्स जो आ रहा है वो फुल्ली यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ये बात है, जो सेंट वेनेंट प्रिंसिपल है वो डायरेक्टली उसका कहना यही है कि अगर हमारा जो लेंथ जो है बॉडी का, वो लेंथ अगर लेंथ जो हम कंसीडर कर रहे हैं सपोज एल लेंथ है, तो एल लेंथ में अगर हम सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं एक्स डिस्टेंस पे जहाँ कॉन्सेंट्रेटेड लोड अप्लाइड हो रहा है, तो कॉन्सेंट्रेटेड लोड जिस पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है उससे अगर हम एक्स डिस्टेंस पे अगर कंसीडर कर रहे हैं किसी भी सेक्शन पे, और एक्स अगर ग्रेटर दैन 3D है, तो इस केस में जो हमारा लोड का नेचर है, रेजिस्टिंग फोर्स जो वहाँ पर आएगा उसका हमारा रेजिस्टिंग फोर्स जो वहाँ जनरेट होगा उसका नेचर कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, ओके। तो यही है हमारा सेंट वेनेंट प्रिंसिपल। अब ये किसी भी टाइप से हो सकता है, जैसे सपोज किसी केस में ये भी हो सकता है कि क्रॉस सेक्शन अगर सपोज हमारा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हमने कंसीडर किया है, तो उस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पे जो लोड लगेगा, उस क्रॉस सेक्शनल जो हम सरफेस ले रहे हैं उस पर जो रेजिस्टिंग फोर्स आएगा वो या तो उसके सरकमफेरेंस पे हो सकता है, ठीक है, लेकिन होगा तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पूरे सरकमफेरेंस पे, एक ये केस हो सकता है। या फिर सिंपल वे में अगर देखना चाहें, ये तो हमारा फर्स्ट केस हो गया। अब सेकेंड केस में ये भी हो सकता है कि हमारा क्रॉस सेक्शन सर्कुलर जैसे है, तो पूरा का पूरा जो लोड है वो लोड ये भी हो सकता है कि पूरे तरीके से वो इस टाइप से वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। तो उसे मैं यहाँ शो कर देता हूँ, सपोज ये हमारा क्रॉस सेक्शन था, ये हम क्रॉस सेक्शन एक दिखा रहे हैं। तो इस क्रॉस सेक्शन पे अगर जो हमारा
लोड जनरेट होगा, इंटरनल रेजिस्टिंग लोड जो आएगा, ठीक है, जिसके कारण सिग्मा जनरेट होगा, तो वो ये भी हो सकता है कि पूरे सेक्शन जो है उस हर एक सेक्शन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है, पूरे सेक्शन, पूरे क्रॉस सेक्शन पे भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, एक ये केस बन सकता है, या फिर ये भी केस बन सकता है कि सिर्फ और सिर्फ पेरीफेरी पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो ये लोड के नेचर पे डिपेंड करता है किस टाइप का लोड लग रहा है या क्या क्या हो रहा है। तो हमारा जो एक्सियल लोड होता है, जैसे ये पी लोड हमारा लग रहा है, एक्सियल अप्लाई कर रहे हैं लोड, तो इस केस में क्या है कि एक्सियल लोड में क्या होता है कि पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन इसमें सिग्मा, सिग्मा से उसे हम डिनोट करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया जैसे होता है, तो फोर्स जो है वो पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो सिग्मा से हमने यहाँ डिनोट किया है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम मेंशन करना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं, फॉर सेंट्रोइडल एक्सिस लोडिंग वी आर ऑलवेज गोइंग टू फॉलो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो वर्ड हाईलाइट किया है, एक सेंट्रोइडल एक्सिस लोडिंग और एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने अभी जो बताया कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पूरा के पूरे एरिया पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या फिर सरकमफेरेंस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो ये किस केस में है, तो सेंट्रोइडल एक्सिस लोडिंग, ये ध्यान से रखिए, सेंट्रोइडल एक्सिस मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग अगर लोड लग रहा हो, जैसे मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया कि ये लोड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, तो अगर लोड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है या सेंट्रोइडल एक्सिस के अलॉन्ग लोडिंग है, तो हमेशा हम पूरे के पूरे सॉम में हमेशा हम उसे क्या कंसीडर करेंगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आई होप आपको ये बात क्लियर हो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को हम कब कंसीडर करेंगे, जब वो सेंट्रोइडल एक्सिस के अलॉन्ग लगे। जैसे कि सपोज पी फोर्स यहाँ सेंट्रोइडल एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है तभी, क्योंकि ये आगे आने वाला है कि सेंट्रोइडल एक्सिस से नहीं लग के कहीं और लगे, तो मैंने आपको पहले भी केस बताया कि ये केस क्या हो जाएगा, इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग, तो इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग के केस में कुछ और भी यहाँ जनरेट होगा, ठीक है, और उस केस में यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ इसके बाद कुछ और बातें हैं इसमें, जैसे कि सपोज इसी को मैं सेंट वेनेंट प्रिंसिपल जो था उसे ही मैं स्टेटमेंट में यहाँ पहले लिख देता हूँ। तो ये रहा स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू सेंट वेनेंट प्रिंसिपल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनल स्ट्रेसेस, ओके, इंटरनल स्ट्रेसेस और स्ट्रेंस, स्ट्रेस का या स्ट्रेन का किसी का भी हो सकता है, ओके, ऑन सेक्शन ऑफ ए बॉडी विच आर एट सफिशियंट डिस्टेंस फ्रॉम, देखिए यहाँ से क्या लिखा हुआ है, विच आर एट सफिशियंट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, ओके। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया सफिशियंट डिस्टेंस मतलब क्या, अभी हमने क्या बताया कि x ग्रेटर देन 3d अगर होगा, 3 टाइम्स डाया, तो इस केस में क्या होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, अगर पॉइंट लोड भी अप्लाई हो रहा है तो भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ओके। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि अगर सफिशियंट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लोड एप्लीकेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑफ लोड ओवर द सरफेस, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी लोड लगा रहे हैं किसी भी सरफेस के ऊपर, ये सपोज हमारा बॉडी है, इस बॉडी पे अगर हम लोड लगा रहे हैं, सपोज पॉइंट लोड लगाएं, या फिर हम इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी लगा सकते हैं, बहुत सारे केस यहाँ बन सकते हैं, किसी भी टाइप का अगर लोड लगा, अगर जो हम क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं इसका डिस्टेंस सफिशियंट है, सफिशियंट का मतलब कितना, x ग्रेटर देन 3d है, तो इस केस में क्या होगा कि हमारा ये लोड हम इस तरह किस टाइप का एक्सटर्नल लोड अप्लाई कर रहे हैं उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सिंपली उससे इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, यही होता है सेंट वेनेंट प्रिंसिपल। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब स्ट्रेस जो हमने इसके पहले नेचर ऑफ स्ट्रेस बताया था उसमें एक और बात है जिसे मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि जो स्ट्रेस होता है, ठीक है, स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने देख लिया, नेचर देख लिया, नॉर्मल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सेंट वेनेंट प्रिंसिपल के थ्रू हमने देख लिया कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो पहले यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन उसका कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने देखा है सेंट वेनेंट प्रिंसिपल के थ्रू कि जो हमारा स्ट्रेस जनरेट होगा, नॉर्मल स्ट्रेस, उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे यूनिफॉर्म होगा। अब एक बात पहले स्ट्रेस के बारे में बता रहा था, तो ये एक होता है प्रूफ स्ट्रेस, तो प्रूफ स्ट्रेस जो टर्म आएगा, प्रूफ स्ट्रेस अगर कहीं आप देखें तो अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि प्रूफ स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट
मैंने जानबूझकर इसे कैपिटल लेटर में लिखा है, ठीक है। इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट, अब इलास्टिक लिमिट जो हमने लिखा है इसे मैंने हाईलाइट कर दिया। इसका रीज़न ये है कि ये इलास्टिक लिमिट पे जो स्ट्रेस होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इलास्टिक लिमिट पे जो स्ट्रेस होगा इसे ही हम लोग प्रूफ स्ट्रेस कहते हैं। तो प्रूफ स्ट्रेस अगर कहीं भी टर्म दिखे तो उसका मतलब होगा कि वो स्ट्रेस कहाँ है, इलास्टिक लिमिट पे। अब इलास्टिक लिमिट क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है, फिर अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है, ये सारे के सारे टर्म आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में बहुत ही डिटेल वे में हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए वेट कीजिए। जैसे कि ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, तो अभी रफ आइडिया दे देता हूँ कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में ये एक्सिस जो है वो स्ट्रेस को दिखा रहा है, ये एक्सिस स्ट्रेन को दिखा रहा है। तो यहाँ तक ये होता है प्रोपोर्शनल लिमिट, ओके। ये यहाँ तक प्रोपोर्शनल लिमिट होता है जहाँ पर सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इप्सिलॉन होता है। उसके बाद कुछ दूर और आगे जाने तक यहाँ तक होता है इलास्टिक लिमिट। तो ये इलास्टिक लिमिट का जो स्ट्रेस होगा उसे ही हम लोग प्रूफ स्ट्रेस कहेंगे। इसके बाद फिर अल्टीमेट स्ट्रेस भी आता है, फिर फ्रैक्चर भी होता है, यहाँ पे जाकर फाइनल फ्रैक्चर भी हो जाएगा। तो अलग अलग मटेरियल के अलग अलग होते हैं ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो इसके बारे में आपको पूरे डिटेल में वहाँ पता चलेगा। इसके बाद एक और चीज़ है, यूनिट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का यूनिट क्या हो जाएगा, तो अभी जैसे मैंने बताया सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा फोर्स पर यूनिट एरिया बताया था, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो होप आपको ये बात याद रखेगा। और इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, पास्कल, ठीक है। तो सिग्मा का यूनिट सिंपल सा, सिग्मा का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आप जो सॉम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें ये भी दिया हुआ रह सकता है न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये हो गया एसआई यूनिट, और ये न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आपको एक सिंपल सा कन्वर्जन यहाँ बताता हूँ कि अगर आपका यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर में दिया हुआ है तो ये इक्विवेलेंट होता है कितना, 1 मेगा पास्कल के। सिंपल सा 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मेगा पास्कल, ये आप कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। ये बस आप रफ याद रख सकते हैं। ऐसे मैं यही रिकमेंड करूँगा कि हमेशा सिग्मा इज डायरेक्ट, सिग्मा का यूनिट हमेशा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, जहाँ भी दिया हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पहले कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद उसे सॉल्व कीजिए। ये मतलब कैलकुलेशन को, एरर को रिड्यूस करने के लिए मैं हमेशा यही यूज़ करता हूँ। लेकिन अगर आपको ये क्लियर है कि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इक्वल टू 1 मेगा पास्कल जो होगा, इस टाइप से अगर आपको कन्वर्जन करने आता है तो आप इसे ही फॉलो कर सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, उसका नेचर देखा कि नेचर कैसा होता है। उसके बाद हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन को देख लिया कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। थर्ड थिंग जो इसमें हमने बताया था कि इसमें तीसरा आता है उसका क्या, मैग्नीट्यूड, कि स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड अब फाइंड आउट करते हैं, ओके। तो अब जैसे हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक बार कंसीडर करते हैं। सपोज क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का ये है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले ये बार ड्रॉ करता हूँ कि हमने एक ये बार कंसीडर किया है, ओके। अब इसमें क्या है कि फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, रीटेक कर लेना। तो ये जैसे हमने एक बार कंसीडर किया, ठीक है।
तो इस बार पे क्या है कि अब जैसे हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे थे, एक इस डायरेक्शन में फोर्स था हमारा और एक फोर्स ये था इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ओके, तो ये जो फोर्स था इसे हम P, इसका मैग्नीट्यूड सपोज P है, ठीक है। तो अब एक क्रॉस सेक्शन अगर हम कंसीडर करें, उसे मैं सपोज रेड से दिखाता हूँ एक क्रॉस सेक्शन को। तो ये क्रॉस सेक्शन जो यहाँ पे है, इस क्रॉस सेक्शन पे इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स का, जैसे मैंने अभी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया कि इंटरनल ये रेजिस्टिंग फोर्स जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड जो होता है, लेट से उसे मैं रेड कलर से दिखाता हूँ। तो वो इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था पूरे के पूरे एरिया पे, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, अब इसमें क्या है कि इसका हमें ये पता है कि इसका इंटेंसिटी कितना था, सिग्मा हमने निकाला था, इसका इंटेंसिटी इंटेंसिटी था सिग्मा। ये पूरे के पूरे बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब इसमें क्या है कि हम एक कंसीडर करते हैं एक पार्टिकल, ठीक है। सपोज एक पार्टिकल हम यहाँ कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसका एरिया डी ए है। ओके, तो डी ए का ये पार्टिकल है, जिसका एक पार्टिकल है जिसका एरिया डी है। तो इस पार्टिकल पे इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो लगेगा, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में कुछ होगा। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स यहाँ से इस डायरेक्शन में, मैं इसे जानबूझ करके बड़ा दिखा रहा हूँ यहाँ पे हाईलाइट करके थोड़ा, कि इस डायरेक्शन में इसका होगा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। तो यहाँ पे अगर जैसे क्लास के स्टार्टिंग में ही ये पूरा सॉम में स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि पूरा का पूरा जो हमारा सॉम है वो तीन चीज़ों का खेल है। वो कौन कौन से चीज़ थे? पहला था हमारा इक्विलिब्रियम, दूसरा क्या था? कॉम्पैटिबिलिटी, और तीसरा था फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन। ओके, ये तीन चीज़ मैंने बताया था कि बस आपको पूरे सॉ में बस इन्हीं तीन चीज़ों से सारे के सारे प्रॉब्लम बन जाएंगे। तो अभी हम अपना सबसे पहला टूल जो है इक्विलिब्रियम, उसे यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे डेरिवेशन के लिए। तो यहाँ पे अगर हम इक्विलिब्रियम लगाएं, सपोज ये पूरा सेक्शन हमने यहाँ से कट कर लिया, ठीक है। तो कट किया तो उसमें हमारा कुछ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ से सपोज हमने कट कर लिया था इसे। तो अगर ये जो पूरा पार्ट है, इस पार्ट पे अगर हम लगाएं क्या, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हमारा लेफ्ट इज इक्वल टू राइट पहले ही बताया था, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। इक्विलिब्रियम में यही करना है। तो लेफ्ट डायरेक्शन में पी फोर्स लग रहा है, राइट डायरेक्शन में कितना फोर्स है? तो सिग्मा फोर्स है, सिग्मा जो स्ट्रेस लग रहा है, मतलब सिग्मा क्या था हमारा? इंटरनल इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यही हमारा सिग्मा, सिग्मा का डिफिनीशन भी बताया था। और ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, हमें पता है सिग्मा पूरा यूनिफॉर्म है और ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है। तो अगर हम डी ए एरिया पर निकालें, डी ए एरिया पे हमारा कितना फोर्स हो जाएगा? तो सिग्मा इंटू डी ए करेंगे। तो डी ए का यूनिट क्या होता है? डी ए का यूनिट होता है एरिया। तो एरिया एरिया कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, मतलब फोर्स इज इक्वल टू फोर्स। तो ये तो सिर्फ सिग्मा इंटू डी ए तो हो गया ये स्मॉल से एलिमेंटल एरिया पे। तो अगर पूरे के पूरे एरिया पे हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो अभी जैसे हमने बताया कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, एक्सियल लोडिंग के केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्ट्रेस का, वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म होता है इसका मतलब क्या? सिग्मा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और जब सिग्मा कांस्टेंट होगा तो हम इंटीग्रेशन में से सिग्मा को बाहर ला सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या? P इज इक्वल टू सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। सिग्मा बाहर क्यों आया? क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है। यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म है तो वो कांस्टेंट होगा। अब
सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब डी ए तो इन्वेंटर एरिया था, उससे पूरा हम इंटीग्रेट किया तो पूरा एरिया मिलेगा। और पूरा एरिया क्या है, पूरा का पूरा एरिया है हमारा ए, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था। तो ए है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका मैग्नीट्यूड होता है, इसका ऐसा यूनिट, इसका यूनिट ही मैं लिख देता हूँ, इसका यूनिट जो जो यूज होगा आपको देखने को मिलेगा, यूनिट इसका क्या क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था, एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दूसरा यूनिट जो यूज हो सकता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। आपको कन्वर्जन आना चाहिए, कैसे कैसे कन्वर्ट होता है, मीटर स्क्वायर है तो मीटर को 1000 mm के बराबर होता है, तो मीटर स्क्वायर है तो 10⁶ के बराबर यहाँ पर हो जाएगा, 10⁶ ऊपर चला जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। और उसके बाद इसका एक और यूनिट क्या होता है, मेगा पास्कल, ठीक है। तो ये सब अलग अलग टाइप के यूनिट आपको दिख जाएंगे। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग पास्कल कहते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको कंफ्यूज नहीं रहना, इसी को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग पास्कल कहते हैं। तो पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, ये मेगा पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इस टाइप से आपको यूनिट में कभी नहीं इसमें गड़बड़ करना है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ हमने देखा था कि जैसे कि चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने देखा था, लेट्स से ये वाला था, इसमें हमने आपको बताया था कि जैसे ही स्ट्रेस आए तो स्ट्रेस में आपको 4 चीज़ें पता करनी है। पहला नेचर, दूसरा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, तीसरा मैग्नीट्यूड क्या होगा, चौथा उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे नेचर हमने फाइंड आउट कर लिया कि नेचर उसका कैसा होगा, नॉर्मल स्ट्रेस होगा, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म, ये भी फाइंड आउट कर लिया। मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये भी फाइंड आउट कर लिया कि सिग्मा इज इक्वल टू P/A होगा, ठीक है। अब इसमें आता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो जैसा कि ये पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन पर यूनिफॉर्म है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो मैक्सिमम वैल्यू का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू वही होगा जो कि नॉर्मल आपने निकाला, सिग्मा इज इक्वल टू P/A, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। ये मैक्सिमम मैंने इसलिए बताया था क्योंकि आगे के चैप्टर्स में वैरी भी करता है ये। जैसे सपोज उसका कोई भी स्ट्रेस अगर होगा, जैसे यहाँ तो हमने नॉर्मल स्ट्रेस देखा, सपोज किसी और फॉर्म का स्ट्रेस आया, उसमें वो यूनिफॉर्म नहीं है। एक्सियल लोडिंग के केस में जो हम लोग का स्ट्रेस जनरेट हुआ नॉर्मल स्ट्रेस, उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था। लेकिन कोई केस ऐसा भी आ सकता है जहाँ यूनिफॉर्म नहीं हो, तो उस केस में हमें मैक्सिमम भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो इसका एक बहुत ही प्यारा सा मैं एक समरी यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ा है, सबसे पहले जो स्ट्रेस था इसका हमने नेचर देखा। इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर हमने क्या देखा था, इसका नेचर होगा क्या, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस इसे हम लोग सिग्मा। इसके बाद सेकेंड चीज़ जो देखी वो था इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने क्या इसमें लगाया, डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा था क्या, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आता है, यूनिफॉर्म, ठीक है। एक्सियल लोडिंग के केस में जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। इसमें एक और बात हमने देखी थी, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने के टाइम हम देख रहे थे क्या, यहाँ मैं मेंशन करता हूँ, सेंट वेनेंट प्रिंसिपल। तो सेंट वेनेंट प्रिंसिपल कहता है कि इफ़ एक्स, मतलब उसका जो हम कोई भी कंसीडर कर रहे हैं एक्स डिस्टेंस पे, सपोज का लेंथ एल है और एक्स डिस्टेंस पे हम कोई क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, एक्स ग्रेटर देन 3D है, तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो डजंट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लोडिंग। ठीक है। तो ये आपको क्लियर होगा कि अगर x ग्रेटर देन 3D है
तो हम किसी भी टाइप का लोड लगा रहे हो, चाहे वो पॉइंट लोड हो, जैसे कि ये बॉडी है, इस बॉडी पे अगर पॉइंट लोड लग रहा है, ये पॉइंट लोड हो, या फिर फुल्ली तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो, किसी भी टाइप का लोड हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उसका जो यहाँ पे अगर x का जो वैल्यू है वो 3D से ज़्यादा है, तो हमारा जो नेचर होगा वो इसके पॉइंट पर जो लोड का एप्लीकेशन हो रहा है उससे इंडिपेंडेंट होगा, वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड चीज़ जो हमने आज देखा था वो था इसका क्या, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर एक्स जो सेक्शन एक्स पे कंसीडर किया हमने, तो अगर एक्स सेक्शन लिया है तो पी एट एक्स और ए एट एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी में अगर जैसे कि ये यूनिफॉर्म है तो इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का भी हमने बताया कि सेम टू सेम यही हो जाएगा। अब इसमें इसका यूनिट, एक और चीज़ हमने यहाँ पर देखा था इसके यूनिट के बारे में, तो यूनिट के बारे में मैं यहाँ लिख देता हूँ। यूनिट के बारे में हमने देखा था क्या, यूनिट इसका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसे हम लोग पास्कल कहते हैं। एक और यूनिट जो इसका मोस्ट कॉमनली जो यूज आएगा, आप कोई भी क्वेश्चन बनाएगा उसमें मैक्सिमम जगह यही दिया पड़ेगा, न्यूटन पर एम स्क्वायर, यही होता है मेगा पास्कल। बेसिकली आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाइएगा तो आपको यही दोनों यूनिट देखने को मिलने वाले हैं। ये जो यूनिट है बस यही दोनों यूनिट आपको मैक्सिमम टाइम देखने को मिलने का वाले हैं। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसमें गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन एरर हो जाता है यूनिट के कारण, तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि ऑलवेज यूज SI यूनिट। जितने भी टर्म दिए हुए हैं उससे पहले SI यूनिट में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद उसे सॉल्व कीजिए, आपका कैलकुलेशन में एरर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। नाउ इसके बाद का जो है वो हमारा टॉपिक हो जाएगा कि इसमें डिफॉर्मेशन क्या होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल फिर हम देखेंगे इसके डिफॉर्मेशन के बारे में। सो थैंक यू एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और हमेशा इसको कंटिन्यूटी बनाते रहिए, जैसे जब भी वीडियो आते रहे तुरंत देखते जाइए, और उसके बाद फिर आप इससे कंसिस्टेंट रहेंगे और टाइम पे आपका सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा। होप यू हैव अ गुड डे। सो थैंक यू, एंजॉय द डे।